दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में ऐसे 6 लार्ज कैप स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये 6 स्टॉक्स के अंदर आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोगों को कोई ज़्यादा दूसरे स्टॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। बट अभी है ना, हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने कैसा किया और अभी हम लोगों को क्या देखना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पहले निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना, देखो ये लास्ट मार्च 23 का कैंडल था और ये अभी आज हमारा ये कैंडल खत्म हो गया 24 का। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी ने कितना % रिटर्न दिया, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 28 to 29% रैली किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो एक बार मैं इसको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। और अगर हम इसको देखें तो बैंक निफ्टी का मार्च वाला कैंडल था ये वाला। और अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें कि बैंक निफ्टी ने कितना % रिटर्न दिया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि समवेयर अराउंड 16 to 17% बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया है। अभी देखो, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी ने ज़्यादा रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी में कम रिटर्न मिला है। और अगर आप मिड कैप को देखोगे तो हम लोग एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है, और आप ये देखो, ये उसका मार्च का कैंडल है 23 का। और अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये रहा हमारा मार्च का कैंडल और ये रहा अभी ये, तो इसने भी ऑलमोस्ट 67% रिटर्न दिया है। अभी आप लोग मुझे बोलोगे विजय भाई हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, जनरली ज़्यादातर स्टॉक्स में हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप ही होते हैं। और उसमें हम लोगों को लास्ट 1 साल में, इनफैक्ट लास्ट 2 साल में हम लोगों को बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले हैं। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेम रिटर्न हम लोगों को ये साल भी मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोगों को मिल सकता है। तो मुझे थोड़ा वहाँ पे डाउट लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल हमारे लार्ज कैप स्टॉक चलने वाले हैं। और वही मैं आज आप लोगों के साथ एंड में 6 स्टॉक बताने वाला हूँ लार्ज कैप, जो आपके ध्यान में होने चाहिए। पर अभी देखो, ये साल में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा जनरल इलेक्शन जो आने वाला है। अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगा और उसका रिजल्ट आई थिंक जून में आ जाएगा। ये हमारा इंडिया का इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, यूएस इलेक्शन आने वाला है और वो नवंबर के मंथ में होने वाला है। तो अगर आप देखने जाओ ना, तो ये दोनों ही बहुत बड़े इवेंट है और ये इवेंट के बेसिस पे मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, शायद मार्केट गिर भी सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम लोगों को आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बिकॉज अभी हमारा एनालिसिस करना कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और हमारे इंडिया में कौन रूल करेगा या कौन किसकी सरकार बनेगी, वो बोलना थोड़ा सही नहीं होगा। बिकॉज ये सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको बोलने का फ़ायदा ही क्यों है। वैसे अभी हम लोगों को दिख रहा है कि जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है शायद वही रूल करेगी। बट क्या पता कोई चेंजेस हो जाएगा तो मार्केट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग एक बार क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाते हैं हमारे वो 6 स्टॉक्स के ऊपर जो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक है पर उसमें आप लोगों का ध्यान ज़रूर होना चाहिए। अभी देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और लास्ट मंथ भी निफ्टी ने डोजी किया था, वो भी एक अनसर्टन कैंडल है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल, मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे को, थर्सडे को जब भी मार्केट शुरू था तो 10 पॉइंट के लिए उसने निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाते बनाते रुक गया। उसका ऑल टाइम हाई था 22,526.60 और निफ्टी ने हाई मारा था 22,516। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी एक रेंज में अटक गया है। 22,526 से लेके 21,710 की रेंज है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो वो रेंज भी आपको दिखेगी। अभी जब तक मार्केट ये रेंज में है ना, तब तक आप लोगों को कोई बड़ा रिटर्न देखने नहीं मिलने वाला है। पर अगर हम लोग ये रेंज की बात करें तो ये रेंज भी ऑलमोस्ट हमारे एक सेकेंड, ये रेंज अभी कितने पॉइंट्स की है, ये रेंज ऑलमोस्ट 3 से 4% की रेंज है। और अगर अभी
मतलब आप लोग बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक रेंज में स्टक हो गई है, और वो रेंज भी अगर हम लोग देखें तो जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो समवेयर अराउंड 10% की रेंज है। अभी जब तक मार्केट एक रेंज में अटक जाता है ना, तो आप लोगों को एक वन साइड जो ट्रेंड होता है ना वो क्लियर नहीं होता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी की अपसाइड रेंज है 48,636 और डाउन साइड की रेंज है 44,531। मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में और भी बहुत सारी छोटी छोटी रेंज होती है, बट मेजर जो मूव होती है वो बड़े टाइम फ्रेम के बाद ही आती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो बैंक निफ्टी को 48,050 पे रेजिस्टेंस है, और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 45,800 के आसपास है। बट मैं जनरली डेली टाइम फ्रेम की रेंज पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम की रेंज है ना वही ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद ही मार्केट एक बहुत बड़ा डायरेक्शन वाला मूव करता है। तो ये तो हम लोग ने मार्केट का एनालिसिस कर दिया। और अगर अभी हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो FIS ने मतलब 2 ही दिन हमारे को छुट्टी था, एक तो मंडे को और एक आज जो वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे को। तो FIS ने 3 दिन में जो किया था वो बाइंग ही किया है, सिर्फ एक दिन छोटा नंबर था, बाकी दोनों दिन में बराबर नंबर थे। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 12.83 है, कम हो गया है। क्रूड ऑयल की हम लोग बात करें तो $82 के पास आ गया है, थोड़ा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। अगर हम लोग USD INR की बात करें तो 83.17 पे है। तो अगर हम लोग अदर फैक्टर की बात करें ना तो ये सारे फैक्टर अभी मार्केट में ठीक ठीक है, अपने हायर साइड की रेंज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंडिया विक्स अभी कम है। अगर हम लोग लास्ट वीक सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस दिया है मीडिया, उसके बाद IT, फिर USD INR थोड़ा बहुत गिरा है, FMCG ने ख़राब दिया है। सबसे अच्छा जो रिटर्न है वो सेक्टर है रियलिटी, ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो, हेल्थ केयर, CPSE, ये सारे स्टॉक। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है रियलिटी सेक्टर ने, PSC सेक्टर, CPSE सेक्टर, PSU बैंक, ऑटो सेक्टर, ये सारे सेक्टर ने। और सबसे जो ख़राब परफॉर्म किया है वो ऑब्वियसली मीडिया और प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर वाले स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। तो अभी देखो, ये तो हम लोग ने देखा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। और तो अभी जैसे हम लोग ने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने इतना आउट परफॉर्म किया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़ा कूल डाउन हो जाए और आप लोगों को लार्ज कैप स्टॉक्स में परफॉर्मेंस दिखने मिलेगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आज जो आप लोगों के साथ जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना वो सारे ऑलमोस्ट लार्ज कैप स्टॉक है, और ये सारे स्टॉक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस कर लूँ। तो अभी जो आज का हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है डीमार्ट। अभी देखो, डीमार्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ लास्ट संडे वाले वीडियो में ही मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया था। अभी जो ये 6 स्टॉक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये 6 स्टॉक मेरे पर्सनल रेडार पे रहने वाले हैं कम से कम 6 से 8 महीने के लिए। बिकॉज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये लार्ज कैप स्टॉक है और इन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे ट्रेड करके आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो आपका ध्यान यही स्टॉक्स में होना चाहिए। तो डीमार्ट के बारे में अगर आप लोगों को पूरा एनालिसिस और डिटेल में देखना है, जहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स की भी बात की है, तो आप लास्ट संडे वाला वीडियो चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये डीमार्ट का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डीमार्ट अपने, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 2021 से डीमार्ट एक कंसोलिडेशन में चला गया था, और फाइनली डीमार्ट ने अपना कंसोलिडेशन एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट कैंडल से ओवर किया है। तो यहाँ पे अभी डीमार्ट 4500 पे चल रहा है। अगर आने वाले टाइम में मार्केट कभी पैनिक होता है और डीमार्ट आप लोगों को वापस से 4100 या 4200 के पास मिलता है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसका एक एक्सपेक्टेड टारगेट आप 5900 देख सकते हो। 5900 के ऊपर जाएगा तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके फिर और भी चल सकता है। तो ये एक हमारा स्टॉक है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। अभी देखो, बजाज फिनसर्व भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान क्या देना चाहिए कि 2021 से ये भी एक बड़े कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया था, और जब भी बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, वो हुआ नहीं। फिर वापस से वो अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी 1643 के आसपास चल रहा है। तो अगर बजाज फिनसर्व भी आप देखोगे ना 1710 के ऊपर बजाज फिनसर्व भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। और अगर बजाज फिनसर्व ने वापस से ये लेवल ब्रेक कर दिया 1540 का और 1500 का, तो बजाज फिनसर्व भी वीक हो जाएगा।
तो ये भी एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो हमारा लिस्ट में स्टॉक है उसका नाम है मारुति। अभी आज मैं आप लोगों के साथ मोस्टली मंथली ही कैंडल डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा लास्ट मंथ ओवर हो गया है, तो हमारे पास क्लियरिटी मंथली कैंडल को लेकर ज़्यादा है। अभी देखो मारुति में क्या हुआ था, मारुति ने सितंबर महीने में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 2023 में। उसके बाद मारुति ने, आप यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 महीने कंसोलिडेट किया और मारुति ने 6 मंथ और 7th मंथ पे एक बहुत अच्छा रैली लिया है। अब अगर आप देखोगे ना तो ये दो कैंडल मारुति के मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मार्केट पैनिक होता है और आप लोगों को मारुति 10,800 10,900 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मारुति में बनती है जब मारुति यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करेगा। और यहाँ से अपसाइड, अभी आप लोग अगर ये रेंज कैलकुलेशन करोगे और इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आप लोगों को मारुति का अपसाइड का एक टारगेट मिलेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मारुति ने 2017 के बाद अपना ब्रेकआउट कंप्लीट किया था। तो मारुति भी एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। जो हमारा चौथा स्टॉक है उसका नाम है टेक महिंद्रा। अभी टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट मैं आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ने एक रैली लेने के बाद, ये भी 2021 के बाद ऑलमोस्ट 50% गिर गया था। इसने ऑलमोस्ट एक साल कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद ये एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये देखो, ये इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर वापस से एक लो बनाया। अभी इसने रिसेंटली एक हायर हाई बनाया था जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था और फिर से ये स्टॉक अभी हायर लो बनाने के लिए देख रहा है। तो अगर ये टेक महिंद्रा यहाँ से रिवर्स करेगा तो आप लोगों को ये लेवल और शायद ऑल टाइम हाई लेवल भी दिखा सकता है। तो आप टेक महिंद्रा पे भी ध्यान ज़रूर दे सकते हो। मैंने आप लोगों को जो टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस के बारे में बोला ना, ये एक तरीके से ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे आप अपना ध्यान रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है अशोक लेलैंड। अभी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला कि मारुति ने ब्रेकआउट करने के बाद 4-5 महीना कंसोलिडेट किया, वैसे अशोक लेलैंड ने भी, आप यहाँ पे देखो, 2018 का जो रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेकआउट किया इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ये स्टॉक तब से, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अब तक ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं ये अपने ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को फेल कर दिया था और वापस से इसने अपने ब्रेकडाउन को फेल करके वापस ये स्टॉक ऊपर आ गया है। तो जनरली क्या होता है, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है बहुत सारे लोग खरीदते हैं और ये एक रेंज में भी अटक गया था। रेंज में अटकने के बाद जब ये ब्रेकआउट फेल करता है तो बहुत सारे लोग एग्जिट ले लेते हैं, बट ये स्टॉक ने वापस से इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ गया है। तो आप यहाँ पे भी ज़रूर ध्यान दे सकते हो। इसमें जो राइट मोमेंटम है वो 192 के ऊपर आएगा, जो इसका यहाँ वाला रेजिस्टेंस है। और अगर ये स्टॉक ने 150 लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज के वीडियो में जो हमारा लास्ट स्टॉक है, जो लार्ज कैप में लार्ज स्टॉक है, वो है जिंदाल स्टील एंड पावर। अभी देखो, जिंदाल स्टील एंड पावर को अगर आप देखोगे तो 2010 का जो इसका रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था 750 का और एक 800 का था। वो रेंज को जिंदाल स्टील ने ये मंथ में बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। तो आप लोगों का जिंदाल स्टील में भी ध्यान होना चाहिए। इसकी भी रेंज अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और उसके बाद ब्रेकआउट में ऐड कर दोगे तो जिंदाल स्टील का भी आप लोगों को एक अपसाइड टारगेट मिलेगा। और जिंदाल स्टील ने अगर 700 लेवल को ब्रेक कर दिया तो जिंदाल स्टील भी वीक हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये मेरे वो 6 स्टॉक है लार्ज कैप वाले जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। और अगर अभी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चलते हैं तो लार्ज कैप इंडेक्स को चलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैंने आप लोगों के साथ 6 लार्ज कैप स्टॉक भी शेयर कर दिए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, एटलीस्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी देखो, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि ये 6 के 6 स्टॉक अभी 1 महीने में या 15 दिन में ही बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट दे देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, तो ये टाइम फ्रेम का एनालिसिस कंप्लीट होने के लिए 6 महीने से 1 साल लग सकता है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसे ही एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वंस अगेन आप लोगों को सबको लास्ट ईयर आप लोगों का अच्छा गया होगा, ये मैं विश करता हूँ। और आने वाले साल आपका मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका अच्छा जाए, उसके लिए भी मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूँ। देखो, आप ये सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के ट्रेड्स अच्छे होंगे। और आप अगर छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखना बंद कर दोगे और बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में है ना, हर दिन जो मूवमेंट होती है उसका आप लोगों को इम्पैक्ट दिखता है, पर बड़े टाइम फ्रेम में जनरली आप लोगों को एक बड़ा पिक्चर दिखता है जिसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।